शुभ संध्या मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है एक्सीट की ऑफिशियल ऐप पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। साक्षी मिश्रा, राममिलन राजभर, श्रेया सिंह, अनिल कुमार सभी लोग क्लास में उपस्थित हैं, तो बहुत अच्छा। आप सभी लोगों को एक्सीट परिवार की तरफ से और हमारी तरफ से शुभ संध्या है। एक बार सभी लोग बताएंगे, पीछे की क्लास में हमने एक ग्राफ के माध्यम से 9 अलंकार का फिगर आपको बताया था, क्या उसकी बातों को समझ पा रहे हैं? अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो कभी कभी टेक्निकल चीज़ों में फॉल्ट आ जाता है भाई। कैमरा में आपका कुछ दिक्कत आया था तो सही किए। अब आप लोग जब कमेंट करने लगेंगे हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसको बताने की क्या ज़रूरत है? ठीक है। अरे यार मतलब हद है। चलिए एक बार बताएंगे सभी लोग, ऑडियो और वीडियो क्लियर दिख रहा है आप सभी लोगों को? ऑडियो और वीडियो विजिबल है, देख पा रहे हैं? कोई समस्या तो नहीं है? अब दिखे सर, अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार सभी लोग बता दीजिए कि कल की क्लास में जो ग्राफ के माध्यम से 9 अलंकार की बातों को जो समझाया था, उसकी बात आप समझ पाए हैं कि नहीं? एक बार जल्दी से कमेंट करिए, बिना समय गंवाए हुए तुरंत उसका रिवीजन करा दूं, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए। राम मिलन एक तो कोर्स करेंगे हम अब इमोजी का। उसमें ऐसे राम मिलन जो है चश्मा लगाए हैं, एक कान पे एक आंख पे, और इसके बाद बड़ी वाली आंख बगल से खोल करके देख रहे हैं। अब क्लियर है? बताइए क्या वहां तक की बात समझ में आई है आप लोगों को? समझ गए हैं सर? नो प्रॉब्लम, क्लियर है। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। चलिए एक बार फिर भी मैं लास्ट में उसको रिवीजन करा दे रहा हूं, क्योंकि उसमें नए टाइप के अलंकार थे और उनकी बातों को जब आपके पहली बार समझाया गया है तो फिर से मैं एक बार फास्ट 5 मिनट में रिवीजन कर रहा हूं। सुनिएगा ध्यान से। पहली बात उसमें यह बताई गई कि यदि उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, हमने आपसे कहा कि तुलना कराने के लिए किसी एक की जरूरत पड़ती है, वो क्या कहलाता है? उपमान। और जिसकी कराई जाती है वो उसे क्या कहते हैं? उपमेय। तो ध्यान रखिएगा, उपमा अलंकार का पहला लक्षण था कि यदि उपमेय की तुलना किससे करा दी जाए? उपमान से। तो ऐसी स्थिति में आप जरा बता जाइएगा कि जिस बात को लेकर के तुलना कराई जाती है उसमें ताकतवर कौन होता है? कमेंट बॉक्स में छापिए। तो वो गुड़ पहले से लेकर के बैठा कौन रहता है? तो आप यही बताएंगे कि सर उपमान के अंदर पहले से वो गुण या विशेषता निहित होता है, पाया जाता है, और बाद में वही लक्षण या क्वालिटी कुछ दिखाई पड़ती किसके अंदर? उपमेय के अंदर। तो वही ठीक बात उससे कल्पना कर दी जाती, समानता व्यक्त कर दी जाती है। इसी को नाम नहीं तो कहाँ देखो भैया, तो ध्यान दीजिएगा, उसी को नाम देते हैं क्या भैया? उपमा अलंकार। यानी जिस विशेषता को लेकर के तुलना कराई जाती है उस विशेषता को पाया जाने की बात किया जाए, कहाँ पाई जाती है? तो उपमेय में पाई जाती है, सॉरी उपमान में पाई जाती है। और उपमेय में वो वैसा लक्षण दिखता है जिसकी वजह से उसकी तुलना करानी पड़ती है। अगली बात आपको बताया गया कि स्थिति इसका ठीक है, ठीक विपरीत इसके बाद बोल दी जाए कि जब कभी भी उपमान की तुलना करा दी जाए उपमेय से, बहुत ध्यान देने वाली बात, उपमान की तुलना जब उपमेय से कराई जाएगी, आपको बता दें 99% लोग उसको उपमा अलंकार टिक करके आते हैं
क्योंकि सा सी से जैसा जैसी जैसे जो आपको वाचक शब्द हमने पहचानने का ट्रिक बताया था वही वाचक शब्द ही दिखाई पड़ता उनको और तुरंत बता देते हैं पहले नंबर पर खुश होने के लिए। उपमा अलंकार तुरंत ऑप्शन में उपस्थित रहता, उसी को बता करके चले आएंगे कि हिंदी में पूछा था अलंकार, उपमा अलंकार का उदाहरण पूछा था, उसको हम तुरंत मारे हैं। बाद में पता चलता है आयोग ने उसको क्या मान लिया, प्रतीप अलंकार। अब इसके बाद एक आध 2 महीना 4-6 महीना तक उनको डाउटे में रहता है कि तुलना कैसे उल्टा कर दिया गया। बहुत बारीकी से आज के क्लास में बने रहिएगा, सीखना है आज, ठीक है। तो जब कभी भी उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाए वो वाक्यों में समझ में नहीं आती है, उसकी बातों को घुमाया गया होता, समझने योग्य रहेंगे तभी जान पाएंगे। तो वहां पर अलंकार का नाम पड़ता है प्रतीप अलंकार। तीसरी बात बताई गई थी कब, तीसरी बात बताया गया कि अगर उपमेय की पंक्ति पहले नंबर पर, उपमान की पंक्ति उपमा अलंकार की पंक्ति पहले नंबर पर और उसी के ठीक नीचे प्रतीप अलंकार वाली बात, यानी एक बार उपमेय की तुलना उपमान से और उपमान की तुलना पुनः उपमेय से करा करके और दोनों पंक्तियां एक साथ में दी गई हों, तीसरे अलंकार का जन्म होता जिसका नाम है उपमेय उपमा अलंकार। ठीक, यानी दोनों पंक्तियां एक साथ दी गई हों, अलंकार का नाम पड़ता है उपमेय उपमा अलंकार। अगली बात, चौथे प्रकार के अलंकार का जन्म हुआ था जिसका नाम था प्रतीप अलंकार, अनन्वय अलंकार। उसके पीछे की बातें क्या थी, जब कभी भी उपमेय की तुलना करानी होती है तो एक उपमान की जरूरत पड़ती है। उपमेय टहलता है पूरे विश्व में, कोई हमारा उपमान है यानी किसी से हम तुलना करा सकते हैं अपनी, तो पूरे विश्व में या पूरी जगह पर कोई उसे उपमान नजर नहीं आता है, तो वापस से आकर के उपमेय की तुलना किससे करानी पड़ती है, वापस से घूम करके फिर वहीं पर आएगा, अर्थात उपमेय की तुलना उपमेय से ही करानी पड़ती है। और इसी बात को बोल दिया जाएगा कैसे कि यदि उपमेय की तुलना उपमेय से, अर्थात इसमें क्या बात निहित होती है कि उपमान की तो जरूरत पड़ेगी ना भाई, उपमान भी कौन बन जाता है, उपमेय ही बन जाता है। ये डायरेक्ट आपसे बात पूछा जाएगा, उपमान यदि उपमेय यदि उपमान बन जाए और उपमेय तो उपमेय रहे ही, साथ ही साथ उपमान का भी काम करने लगे तो इसी का नाम क्या पड़ता है, अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार उसको नाम देते हैं, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। अगली बात भैया ध्यान दीजिएगा, अनन्वय अलंकार के बाद, अनन्वय अलंकार के बाद का नंबर आता है चौथा अलंकार के बाद पांचवा। पहले कहा जाए कि उपमेय की तुलना उपमान से की जाए और इसके बाद अगली एक खासियत या विशेषता जोड़ी जाए किसके अंदर, उपमेय के अंदर, यानी उपमेय की तारीफ कर दी जाए। और अगर एक की तारीफ की जा रही है तो दूसरे को स्वतः समझ लेना है कि उसकी तुलना में उपमान को नीचा दिखाया जाता है, अर्थात जब किसी एक को बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला क्या है, उससे नीचा है। तो ऐसी परिस्थिति में नाम पड़ता है उसका कौन सा अलंकार, तब आप बताएंगे व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। फिर अगली बात क्या ध्यान देने योग्य है, पांचवें अलंकार के बाद छठवां अलंकार जो जन्म लेता है उसको नाम दिए हैं रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार क्या बताता है, उपमेय बराबर उपमान, उपमेय और उपमान के बीच में कोई अंतर ना हो, दैट इज कॉल्ड रूपक अलंकार। यदि उपमेय और उपमान के बीच में कोई भी भेद, कोई भी अंतर आपको ना दिखाई पड़ता हो तो ऐसी स्थिति में नाम पड़ता है रूपक अलंकार। ठीक, महाराणा प्रताप शेर है, इस बात को व्यक्त करने का 3-4 तरीका है। महाराणा, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है, इस बात को जान जाइए। किसी भी चीज को, बड़े चीज को छोटे में समझने के लिए सबसे अच्छा विकल्प ये है कि आपको उसको छोटे से उदाहरण में, जिसको आपका दिमाग आसानी से समझ पा रहा हो, उस बात में ले आकर के उस चीज को अप्लाई कर दीजिए, आपको वो कठिन चीज बहुत आसान लगने लगेगी। तो महाराणा प्रताप को पहली बात बताया गया कि महाराणा प्रताप शेर के समान बहादुर है, तो ऐसी बहादुरी का गुण शेर के अंदर पहले से था और बाद में दिखाई पड़ता है महाराणा प्रताप के अंदर। उनकी तुलना करा दी गई, उनकी समानता दिखा दी गई किससे, शेर से। कुछ लक्षण उनके अंदर भी बहादुरी का दिखा जिसकी वजह से नाम पड़ता उपमा अलंकार। और अगली बात बोल दी जाए, महाराणा प्रताप शेर है, अब जो शेर होता है वही सेम लक्षण किसके अंदर है, महाराणा प्रताप के अंदर, यानी महाराणा प्रताप और शेर के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसीलिए माँ यशोदा से भगवान श्री कृष्ण मांग करते हुए ये अर्जी लगाते हैं, अगर उनको ये पता होता, अंतर वो करते और वो उनको अंतर नजर आया होता तो कभी भी ये बात पंक्ति में ना लिखी होती कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, जो शब्द लिखा है उसमें लिखा होता कि मैया मुझे चंद्रमा के समान जो है खिलौना ला करके दो।
यानी चंद्रमा के जैसा खिलौना ला करके दो, तब चंद्रमा के अंदर खिलौना वाला गुण पहले से लगता, बाद में किसी के अंदर दिखाई पड़ता और वैसा ही खिलौना वो मांग करते। लेकिन उनको जरा सा भी अंतर नहीं है। चंद्रमा और खिलौना दोनों में एक बात मानते हुए अपने मम्मी के समक्ष कहते हैं कि हमको चंदा मामा वाला खिलौना चाहिए। उन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं। इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई? कंप्लेन एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग कि यहाँ तक की बात आप, इस बात को मैं समझा पा रहा हूँ आपको, एक बार सभी लोग बता देंगे। रूपक अलंकार क्लियर हुआ ना? समझिए कि अलंकार ये सब समाप्त हो रहे हैं, केवल कोरम मात्र रह गया, परिभाषा लिखाना है और इनकी बातों को व्यक्त करना है। बाकी इसके निचोड़ के रूप में जो बातें होती हैं वो सब आपको बता दी जा रही हैं। ठीक है, अगली बात ध्यान देंगे। इसके बाद आपको ध्यान ये देना है भैया, अगली जो बात आएगी हमारे आपके सामने वो ये है, रूपक अलंकार के बाद का नंबर आता है, रूपक अलंकार के बाद का नंबर आता है कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार बताता है, यह स्तर क्लियर है, बहुत बढ़िया। व्यतिरेक अलंकार, सर आज 9 बजे की क्लास चलेगी? हाँ बिल्कुल चलेगी। ठीक है, 9 बजे सबको लाइव उपस्थित रहना। साहित्य की क्लास को जहां पर छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। सुबह भी बताया था, इस टाइम भी बता दे रहा हूं। अगली बात, रूपक अलंकार के जस्ट बाद अगला अलंकार था जिसका नाम था, उसका नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ध्यान रखिएगा, संभावना सूचक शब्द इसमें आते हैं और ये संभावना जताई जाती है। जैसे हमको कह दीजिए, जैसे कल कोई बोला था अविनाश सर मानो रणबीर कपूर हो या सलमान खान हो। ठीक है, जैसे आप कभी कभी किसी व्यक्ति से तुलना नहीं करते हैं बल्कि संभावना जता देते हैं कि हमने सलमान खान के अंदर जो गुण देखा है वैसी संभावना हमारे मन में लग रही है कि आप उसी के जैसा ही दिखने लगे हैं। तो जब कभी भी संभावना की बात दर्शाई जाती है उपमेय और उपमान के बीच में, तब नाम पड़ता है उत्प्रेक्षा अलंकार। सर हम बोले थे, बहुत अच्छा। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार उसी को कहते हैं, उपमेय और उपमान के बीच में संभावना जताई जाए। ठीक है ना, उपमेय में उपमान की संभावना जताई जाए, नाम पड़ता उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला अलंकार आपको बताया था संदेह और भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण। जैसे अविनाश सर पढ़ाते हैं, एक कल्पना किया गया उदाहरण बनाया गया, उसकी बात है। जैसे मुख मानो चंद्र हो, किसी का मुख देखने के बाद, किसी का मुंह देखने के बाद, यानी राधा जी के मुख को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो, मालूम पड़े जैसे चंद्रमा का मुख देख लिया हो, तो उनके मुख में आपको संभावना लगी किसका? चंद्रमा का होने का। तो उसी संभावना को व्यक्त करने के लिए बोल दिया जाता है, हे सखी, बोलती हैं राधा जी की सखी बोलती हैं कि ये सखी आपके मुख को देखने के बाद ऐसा लगता है कि आपका मुख मानो चंद्र हो, अर्थात चंद्रमा हो। तो इसमें संभावना जताई जा रही है, एकदम क्लियरली व्यक्ति नहीं कह रहा है लेकिन संभावना व्यक्त कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में नाम पड़ता है कौन? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगली बात ध्यान देंगे, इसके बाद संदेह अलंकार की स्थिति में केवल 2 बात दिमाग में बनाइए। अगर आपका संदेह और भ्रम, उपमेय और उपमान के बीच में संदेह की स्थिति खत्म होने का नाम ना ले, संदेह कभी समाप्त ही ना हो, तो ऐसी स्थिति में अलंकार का नाम क्या पड़ता है? संदेह अलंकार, यानी भ्रम दूर ना हो। हमने आपको कल बताया था कि जब कभी भी अंधेरे में आप जाइए और आपको लग जाता है कि सामने हमारे सांप है, तो आप ठहर जाते हैं कि सांप है तो काट लेगा, तो विचार करने लगते हैं यार सांप होता तो अब तक ये भाग गया होता, हमारे पैरों की आहट आवाज़ सुन करके। फिर आपको अगले मन में डाउट होने लगता है, संदेह होने लगता है कि सांप नहीं है, फिर कोई रस्सी होगा, फिर सांप के जैसी कोई संरचना होगी। फिर आप क्या करते हैं? इस असमंजस में पड़े रहते हैं। तो जब तक ये असमंजस में आप पड़े हैं तब तक आप किस अलंकार की स्थिति में है? संदेह अलंकार। और अगली बात जोड़ दिया गया था कि जब कभी भी उपमेय उपमान के बीच में संदेह होने पर व्यक्ति के द्वारा कार्य को अंजाम दे दिया जाता है, यानी अनिश्चितता को व्यक्त करने के साथ साथ उस बात को, अनिश्चितता को दूर करने के लिए व्यक्ति के द्वारा कार्य संपन्न कर दिया जाता है, तो अलंकार का नाम पड़ता है भ्रांतिमान अलंकार। जैसे आपका कोई दोस्त हो, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त हो ऑनलाइन का, कल आपको बताया था, ये बहुत अच्छे सब एग्जाम्पल है। किसी चीज को बेस तैयार करने का, बेसिक समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है। आपको क्या बताया गया था? अरे भैया सूरज विश्वकर्मा जी धैर्य बनाइए, लगभग जो आपको हम देंगे और उसका जो क्या नाम है पहचानने का तरीका बताएंगे,
वो 50,000 एग्जाम्पल पर लागू होगा, एक में भी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद समस्या ये है, इसके बाद समस्या ये होती है कि आप धैर्य बना करके रखिए, उदाहरण की बात जाएगी। यहीं से जब मैं उसको पढ़ाना शुरू करूंगा, एक तरफ हेडिंग पड़ेगा संदेह, एक तरफ पड़ेगा भ्रांतिमान, एक नहीं, जब तक आप दुइये में क्लियर हो जाएगा, लेकिन 10-10 उदाहरण आपको बताऊंगा, धारा प्रवाह चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, अगली बात ध्यान देंगे। इसके बाद अगला है, हाँ, अगली कंडीशन बताया कि जब कभी भी आपको कोई मान लीजिए मेला देखने आप गए और आपको लगता है कि मेले में हमारा मित्र जो हमारे साथ पढ़ता था पहले, बहुत दिन बाद नजर आया हमारा मित्र ही है, उसके जैसा कोई दिखने वाला सामने से जब गुजर रहा होता तो मन में पहले क्या होगा, संदेह या भ्रम की स्थिति बनती है। तो आप कहते हैं यार रुकवाएं, ऐसा ना हो कि हमारा मित्र ना निकले, और रुकवा लेते हैं कि अगर निकल गया बहुत अच्छी बात, तब उसको बोलेंगे भैया कुछ खिलाओ पिलाओ, इतने दिन बाद मुलाकात हुई है और कैसे थे मित्र। लेकिन अगर गलती से वो ना निकला तो फिर नाजायज जाएगा। तो आप भ्रम की स्थिति में बने रहते हैं, संदेह की स्थिति में बने रहते थे, अर्थात आपके मन में अनिश्चितता का भाव बना रहता है। लेकिन आप अपने संदेह को, अनिश्चितता को, भ्रम को दूर करने के लिए आप करते क्या है, जाते हैं, रिस्क लेते हैं, लाओ यार रिस्क ले ही लेते हैं, पूछ लेते हैं, देख लेते हैं। तो आप जाते हैं, बोलते हैं भैया वो पलटा, इसे पलटा आपके पास, और जैसे उसकी शकल आपने देखी तुरंत आपको हाथ जोड़ना पड़ता है, अरे भैया गलती हो गया, हम अपना दोस्त समझे थे, आप ही की तरह हमारा दोस्त है एक, और वो दिखता है आप ही के जैसा दिखता है, तो हमने सोचा कि हमारा मित्र है, लेकिन माफ करिएगा आप नहीं निकले। तो वो क्या करेगा, ठीक भाई साहब कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप कहते हैं, या आप पीछे से जा करके उसके बैक पर, पीठ पर हाथ रख दीजिए, और इसके बाद वो बाद में पता चले कि आपकी स्थिति जो भ्रम की थी, संदेह थी, पता चलता कि आपका मित्र नहीं निकलता है या निकल भी जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारे आपके द्वारा कार्य को अंजाम दे दिया गया, नाम पड़ेगा इसका भ्रांतिमान अलंकार। अब बात बताएं समझ पाए कि नहीं। अब इसके बाद हेडिंग बनाइएगा प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार जल्दी से कंफर्म करें, 9 अलंकार की बातों को मैं आप लोगों को समझा पाया हूं कि नहीं। ये जान लीजिए कि ये सामान्य चीज नहीं था जिसको आपको व्यक्त कर दिया गया और सारी चीजें आप समझते जा रहे हैं। ठीक है, किताबों में उलझ करके रह जाएंगे। अब इतनी बात अगर समझ में आ गया होगा तो 9 अलंकार में अब हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हर एक बात को सीख पाएंगे। ठीक है, ठीक बा गुरुदेव, अच्छा बहुत बढ़िया भैया। कंचन राणा, सूरज विश्वकर्मा, कंचन राणा और लोग भी जवाब देते चले भाई। सबसे पहले इसकी जानते हैं शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ की बात किया जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा। अब ये उल्टा होता किसका है या क्या है उल्टा, तो इस बात को अगले लाइन में परिभाषा के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं। परिभाषा में लिखना पड़ेगा, इसी के उदाहरण को लोग समझ नहीं पाते हैं और उपमा अलंकार लगा करके आते हैं, तो बहुत ध्यान दीजिएगा इसमें, नहीं तो सामान्य चीज नहीं है और इतनी आसानी से नहीं आने वाला है। इसमें बात ये बताया गया, 2 बातें आपको निचोड़ के रूप में, परिभाषा के रूप में ध्यान रखनी है। क्या कि प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का ठीक उल्टा अलंकार होता। पहला पॉइंट, उपमा अलंकार का ठीक उल्टा अलंकार। उल्टा का मतलब होता विपरीत। इसके बाद की बात करें, दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा जो ध्यान देने योग्य है, उपमा अलंकार का ठीक उल्टा अलंकार है। दूसरी बात ये होती है, तो उल्टा है तो उल्टी बात बता दीजिए, यानी जो बात उपमा अलंकार की होती होगी उसी का विपरीत बात हो जाएगा किसमें, प्रतीप अलंकार में। बोल दिया जाएगा आपकी बार, उपमान की तुलना किससे कराई जाएगी, उपमेय से। उपमान की तुलना यदि उपमेय से होती है तो उसी अलंकार का नाम पड़ता है प्रतीप अलंकार। ठीक है, दूसरा अलंकार हम लोग पढ़ रहे हैं। उपमा अलंकार मैंने आपको पहले से पढ़ा दिया है।
उसमें बात ये बताई गई थी निचोड़ के रूप में कि उपमेय की तुलना किससे कराई जाती थी, उपमान से। तो उस कंडीशन में आप कहते थे कि सर पहले से जिस बात को लेकर के तुलना कराई जा रही है वो पहले से गुण या क्वालिटी किसके अंदर विद्यमान रहता था, उपमान के अंदर। अब की बार किसके अंदर विद्यमान रहेगा, उपमेय के अंदर, क्योंकि अब की बार उपमान की तुलना कराई जाएगी किससे, उपमेय से। नाम पड़ेगा प्रतीप अलंकार। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1, उसी तपस्वी से लंबे थे, उसी तपस्वी से लंबे थे। एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा नीचे करेंगे क्योंकि दर्शाना है सबको, उपमेय उपमान तब समझ में आएगा। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। अब की बार कवि ने बात को उल्टा व्यक्त कर दिया है। कैसे बात को देखेंगे, पहले उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म को, पहले वाले उदाहरण में ये सारी बातें मैं व्यक्त करने चल रहा हूँ, एक बार और समझ लीजिएगा। इसके बाद आगे चल करके अलंकारों में स्वतः आपको समझना पड़ेगा, लेकिन उसकी बातों को समझ पाएंगे आप आगे चल करके। तो पहले एक बार ध्यान बना लीजिए, पेन लिख रहे होंगे तो पेन को विराम दे दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। क्या है इसमें बात, ये ध्यान देना है कि किसकी तुलना कराई जा रही, किससे कराई जा रही है, छोड़ दीजिए। पहले आप पकड़िए उपमेय और उपमान को, और पकड़ने का ट्रिक और तरीका हमने पहले से बता रखा है। हमने कहा था कि जो शरीर से संबंधित होता है, व्यक्ति से संबंधित होता है, उसको नाम क्या देते हैं, उपमेय कहते हैं। तो आप बताइए इसमें उपमेय कौन है, तपस्वी होगा कि नहीं। यानी कहा गया उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। देवदार का वृक्ष जो चार खड़ा था वो किसकी तरह लंबा था, तपस्वी के जैसा लंबा था, ऐसा कुछ कहना है। अब आइए देखते हैं, तपस्वी को हम मानेंगे नंबर 1 अर्थात उपमेय। उपमेय ये है, उपमेय है। और तुलना कराने के लिए जो जिससे तुलना कराई जाती है उसको माना जाता था उपमान। और ये किससे संबंधित होता था, प्रकृति से संबंधित। तो देवदार का जो वृक्ष है वो किससे संबंधित हो गया भैया, उपमान से संबंधित, क्योंकि ये प्रकृति का दिया गया रूप है, हमारे आपके द्वारा नहीं बनाया गया है, उपमान हो गया। अगली बात हमने बताया कि उपमेय उपमान के बीच में तुलना कराई जाती है, या उपमान उपमेय के बीच में तुलना कराई जाएगी तो किसी बात को लेकर के कराई जाएगी। वो बात क्या है, दरअसल में दोनों के बीच में पाई जाने वाली लंबाई है। और इसी को नाम क्या दे देते हैं, नंबर 3 नाम दिया जाता था साधारण धर्म। साधारण धर्म यही है, यानी दोनों के बीच में पाया जाने वाला जो विशेषता है, जो गुण धर्म है। गुड इवनिंग अंकित चतुर्वेदी जी, बहुत लापरवाही कर रहे हैं आप, सामने होते तो जान लीजिए बहुत मार खाते आप। ठीक है, पढ़ा करिए भैया, डेली क्लास में रहा करिए, फायदे में रहेंगे, सीख जाएंगे भैया। ये सब चीज़ें आपके एसएससी जीडी के बैच में नहीं पढ़ाया गया था, ध्यान देंगे। इसके बाद साधारण धर्म क्या हो गया भैया, लंबा। और इसके बाद हमने कहा था कि तुलना कराने के लिए एक शब्द की जरूरत पड़ती है, और वही शब्द क्या होता था, सा सी से, जैसा जैसी जैसे, जी मिनाई तुल्य, ये सारी बातें जो लिखाया था उसी में से नंबर 4 आपके सामने मौजूद है, जिसका नाम क्या पड़ेगा, वाचक शब्द। वाचक शब्द। अब इतनी बात आपके सामने जब आ गई तो अब देखिएगा कि किसकी तुलना कराई जा रही है और किससे। सॉरी सर, ठीक, अरे कोई बात नहीं, मजाक किए हैं, ठीक है, चलिए कोई बात रही होगी तभी तो नहीं किए होंगे भैया। आइए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद उसी तपस्वी से लंबे थे। इस बात को पकड़ तब पाएंगे जब आप उपमेय और उपमान को पकड़ जाएंगे और उसके सेंस को पकड़ जाएंगे। नहीं तो पहले नंबर पर खुश होने के लिए, गलती करने के लिए ऑप्शन में डाल देता है उपमा अलंकार। अब बताइएगा, इस बात को पढ़िए, उसी तपस्वी से लंबे थे। उसी तपस्वी के जैसे ही लंबे कौन थे, देवदार के जो वृक्ष, 2 या 4 वृक्ष खड़े थे। यानी देवदार के 2-4 वृक्षों को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके बगल में कौन खड़ा था, तपस्वी था।
तपस्वी मतलब ऋषि मुनि वगैरह थे। ऋषि मुनि वगैरह की लंबाई इतनी ज़्यादा थी कि उनके बगल में जो वृक्ष पाया था, वृक्ष खड़ा था, वो कितनी संख्या में था? 4। तपस्वी को इतना लंबा बता दिया गया, तपस्वी के अंदर लंबाई का गुण पहले से मौजूद है। इस बात को व्यक्त करता हुआ यह उदाहरण है कि लंबे उतने कौन थे? पहले से तपस्वी थे, और उनकी लंबाई इतनी ज्यादा लग रही थी देखने के बाद तपस्वी की, कि उनके आगे देवदार के 2-4 जो वृक्ष खड़े थे बगल में, उनको लग रहा था कि वो फीके पड़ रहे हैं। उनकी लंबाई अर्थात तपस्वी की लंबाई देवदार के वृक्षों से कहीं ज्यादा थी। तो अब की बार बता दीजिएगा तुलना किसकी करा दी गई? उपमान अर्थात देवदार के वृक्ष की किससे कराई गई? उपमेय अर्थात तपस्वी से। अर्थात बात को पलट दिया गया, और जब उपमान की तुलना उपमेय से करा दी जाती है, इस लंबाई को लेकर के बैठा कौन है? पहले जैसे आपको दिख जाए, ऐसे आपके माननीय कुलदीप मिश्रा सर हैं, या आप इंग्लिश वाले सर को कभी चैनल पर देखे हो, नितिन सर। इन लोगों की लंबाई इतनी ज़्यादा है, यानी हम लोगों से कम मान करके चलिए 2-3 फीट लंबे हैं, 2 फीट, ठीक, तो 6 फीट हाइट है इनकी। अब इनकी लंबाई को देखने के बाद ऐसा आप तुलना कराने लगिए कि इनकी लंबाई इतनी ज़्यादा है, या सर की लंबाई इतनी ज़्यादा है कि उनके आगे अगर उनके बगल में कोई वृक्ष खड़ा रहे तो उस वृक्ष की लंबाई उनकी लंबाई की अगर नीचा दिखाई पड़ने लगता, अर्थात दबा दबा सा लगता है। तो आप बताइए प्रबल कौन हुआ, ताकतवर कौन हुआ? जब आपको उपमा अलंकार में बताया जाता था महाराणा प्रताप शेर के समान बहादुर हैं, तो उस बहादुरी के गुण को लेकर के बैठा कौन रहता था? प्रबलता किसके अंदर थी? शेर के अंदर। शेर को ज्यादा प्रबल बता दिया जाता था। लेकिन अगर कह दिया जाए महाराणा प्रताप नहीं बल्कि शेर महाराणा प्रताप के समान बहादुर है, अब महाराणा प्रताप के अंदर इतनी बलशाली का गुण है, जो पहले से इतना ताकतवर है कि संसार में जो जानवर हैं, जो भी शेर हैं, वो फीके पड़ जाते हैं उनकी बहादुरी के गुण के आगे। तो बिल्कुल बात को घुमाया जा सकता है और अलंकार का नाम चेंज हो जाएगा। कोई बताएगा नहीं कि प्रतीप अलंकार में ऐसे ही अंतर किया जाता है। ध्यान दीजिए, अलंकार का नाम पड़ेगा क्या? प्रतीप अलंकार, यानी यहां पर लंबाई की गई है। हाँ, नितिन सर को देखा है ना, मतलब मान लीजिए कि नितिन सर यहीं बगल में आकर के खड़े हो जाएं और कोई वृक्ष या कोई भी ऐसी चीज हो प्रकृति से संबंधित हो जिसको उपमान माने आप, तो उपमान की तुलना, यानी वो आप उपमान की तुलना करनी पड़े लंबाई से ले जाकर के किसके? जो पहले से लंबाई लेकर के बैठे हैं, उपमेय कौन? नितिन सर। तो उनसे जब तुलना करानी पड़ेगी तो नाम क्या पड़ेगा? प्रतीप अलंकार। उम्मीद करता हूं कि एक उदाहरण से अगर नहीं स्पष्ट हुआ तो अगला उदाहरण एक और देखिए, इसके बाद फिर आगे चलेंगे इसके बाद के अलंकार पर। बस अब ज्यादा काम नहीं करना है। दूसरा उदाहरण देखिए, अब की बार पक्का आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के निचोड़ ये बनाइए दिमाग में कि यदि उपमान की तुलना उपमेय से कराई जा रही है तो अब की बार प्रबल कौन हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। ज्यादा ताकतवर कौन होगा? उपमेय। और उपमान फीका पड़ जाएगा उसके जैसा, उपमान को दबना पड़ेगा, और जब उपमान को दबना पड़ेगा तो अलंकार का नाम पड़ जाएगा प्रतीप अलंकार। ठीक है, हाँ बिल्कुल। विवेक सर का भी हाइट बहुत ज्यादा, हाँ विवेक सर की भी हाइट आप लगा सकते हैं। अब देखिएगा, जैसे मृगियों ने दृग मूद लिए, दृग देख सिया के बांके। गमन देख हंसी ने छोड़ा, गमन देख हंसी ने छोड़ा, चलना जाल बना के। कम से कम 4-5 बार ये उदाहरण पूछा गया है और आया है, इसमें प्रतीप अलंकार है। कैसे, इस बात को समझेंगे। मृगियों ने दृग मूद लिए, मृगियों समझते हैं, मृग किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जो वन में पाए जाने वाले हिरन हैं, ये बेचारे किस बात के लिए फेमस होते हैं, किसकी वजह से इनका महत्व है सबसे ज्यादा?
दृग मतलब नेत्र की वजह से। इनका आंख इतना खूबसूरत होता है कि इनकी तुलना अच्छे अच्छे लोगों से की जाती है कि मृगियों की आंख सबसे खूबसूरत होती है। ये उस समय का प्रसंग है जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन को जा रहे होते हैं, यानी सीता हरण के ठीक पहले का नंबर है, वहां का उदाहरण है। तुलसीदास जी के द्वारा बताते क्या है, मृगियों के द्वारा जो सबसे अच्छा नेत्र माना जाता है, जब ये जा रहे होते हैं तो बात बताई गई, दृग देख सिया के बाके। दृग मतलब होता है नेत्र, दृग मतलब क्या होता है भैया, नेत्र। देख सिया, सिया मतलब होता है सीता जी के, सीता जी के। और बाके का मतलब होता है तिरछे नेत्र को, और साथ ही साथ इस बाके का मतलब होता है, ठीक है, शानदार आंख या खूबसूरत आंख की बात हो, इसमें आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। अब की बार अगर मैं पहले पूछूं कि उपमेय उपमान है कौन, तो मृग शब्द इसमें क्या है भैया, उपमान है, नंबर 2 है। अब की बार नंबर 2 डाल रहा हूं। नंबर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, उपमान। उपमेय की बात करें तो इसमें उपमेय कौन है, इस पहले वाले लाइन में सीता जी क्या है, उपमेय है, अर्थात 1 नंबर उपमेय है। उपमान कौन हो गया, ये किस बात को लेकर के तुलना कराई जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा, मूदने के लिए बात बताई गई, यानी बंद करने के लिए। ये हो जाएगा क्या, नंबर 3, यानी साधारण धर्म। और देख सिया के बाके। अब इसमें देखिएगा एक तत्व गायब है, कौन सा, तुलना कराने वाला वाचक शब्द नहीं है, फिर भी तुलना कराया गया, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे। अगली बात देखें, गमन देख हंसी ने छोड़ा। हंसी समझते हैं, हंसी उसको कहते हैं जो हंस का स्त्रीलिंग होता है, हंसनी को लिख दिया गया हंसी। और हंसी ने छोड़ा चलना जाल बना के। इनकी खासियत जरा समझ लीजिएगा, कभी कभी तालाब में या कभी नदी में या कभी भी समुद्र में आप देखे हो हंसनी को, तो इनकी चाल देखने लायक होती है। अर्थात जब कोई आगे वाला हंसी चल रहा होता है, उसी के पीछे पीछे उनके ग्रुप में पाए जाने वाले जितने हंसी होंगे वो सब उसी का अनुसरण करते हुए क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं, अर्थात तालाब में नदी में चल रहे होते हैं। तो इनकी चाल जो है अच्छे अच्छे लोग देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं, अर्थात बहुत देखने में खूबसूरत लगता है। अब ध्यान दीजिएगा क्या बात बताई गई, मृगियों ने दृग मूद लिए। जब भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी और साथ ही साथ लक्ष्मण जी जा रहे थे, तो सीता जी के नेत्रों को देखने के बाद कौन शर्मा जाती हैं, अपनी आंखों को मूद लेती हैं, बंद कर लेती हैं, कौन, मृग। यानी मृगों का जो समूह था, हिरणों का जो ग्रुप होता है, उनकी दृष्टि पड़ती है सीता जी के नेत्र पर, तो उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, अर्थात वो अपने आंख को ढक लेती हैं, मूद लेती हैं, किसके आंख को देख करके, सीता जी के नेत्र को देख करके। तो आप बताइए कौन प्रबल हुआ, ज्यादा ताकतवर कौन हुआ। तब आप कहेंगे सर सीता जी का नेत्र ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा खूबसूरत है। तो अब की बार तुलना करा दी गई किससे, मृगियों के नेत्रों की तुलना करा दी गई भैया, किससे, सीता जी के नेत्र से, जो कि मृग क्या है, उपमान है। यहाँ पर उपमान लिख लेंगे, उपमान की तुलना कराई गई, यानी उपमान की तुलना करा दी गई किससे, उपमेय से। अलंकार का नाम यहाँ तुरंत पड़ जाएगा क्या, प्रतीप अलंकार का लक्षण मिलने लगा है, उपमेय से। ठीक, ज्यादा ताकतवर अब की बार कौन हो गया, उपमेय। और अगली बात क्या बताया गया, इतना ही नहीं, गमन देख हंसी ने छोड़ा चलना जाल बना के। हंस नहीं देखे हैं, अरे जो बगुला कभी देखे हैं, बगुला, बगुला या हंस देखे होंगे, अब इस समय विलुप्त प्राय है, लुप्त प्राय है, मतलब दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, एक सफेद कलर का जो बगुले की तरह, हंस की तरह दिखता हुआ कभी आपको नजर आए तालाब में, अगर जो आगे आगे चल रहा होता उसी के पीछे पीछे 10-10, 20-20 पीछे पीछे अनुसरण करते हुए चल रहे होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सीता माँ का नेत्र, बहुत बढ़िया। अब ध्यान देंगे इसके बाद की लाइन क्या बताई जा रही है, गमन देख हंसी ने छोड़ा। जो चलने की स्टाइल है उन लोगों की, अर्थात क्रम से जब चल रहे हैं, तो आपको बताया गया सबसे अच्छी चाल किसकी मानी जाती है, हंसनी की। लेकिन उनके स्टाइल को देख करके, चलने के तरीके को देख करके हंसनी भी शर्मा जाती हैं। उनको लगता है कि हमारा जो चाल है वो फीका है, किसके आगे, तीनों लोगों के जो ग्रुप में चल रहे होते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी, भाई और साथ ही साथ उनकी पत्नी, तो उनकी चाल को देख करके शर्मा जाती हैं, कौन, हंसनी भी। तो यहाँ पर बता दीजिए, इसमें देखिए
तुलना जो कराया गया है जिसकी, यानी उपमेय उपस्थित नहीं है दूसरी लाइन में, लेकिन उपमान यहाँ पर उपस्थित है। हंसनी को मानेंगे क्या? उपमान मानेंगे, यानी नंबर 2 है। इसकी तुलना करानी पड़ी है, यानी यह फीका पड़ गया किसके आगे? उन दोनों तीनों लोगों के चाल के आगे, तो उनकी चाल को ज्यादा प्रबल बता दिया गया, यानी हंसनी के चाल की तुलना करानी पड़ी किससे? सीता जी के और उनके चलने वाली स्टाइल से। तो ऐसी स्थिति में नाम फिर क्या पड़ जाएगा? प्रतीप अलंकार। एक बार सभी लोग बताएंगे, क्लियर हो पाया कि नहीं? जल्दी से बताइएगा, क्लियर हो पाया कि नहीं? अब आप लोग पहले देखने के चक्कर में लग गए हैं। हम देखिए खेत में जब पानी चलता है तब आते हैं, तो आप देखिए कभी जब वो निश्चिंत होकर चल रहे होते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाला, जैसे उसको छोड़ दीजिए, भेड़ की बात कर सकते हैं। ये तो कभी ने किसको ले लिया? हंसी को। अगर मान लीजिए जो भेड़ होते हैं उनका भी यही चीज सेम चीज होता है, आगे वाला जहां पर चलेगा अगर वो कुएं में भी गिर जाए तो सभी लोग पीछे अनुसरण करते हुए कुएं में ही जाकर के गिर जाएंगे, लेकिन साथ नहीं टूटेगा। तो उनकी भी स्टाइल क्या होती है? क्रमबद्ध तरीके से पीछे वाला अनुसरण करता हुआ चलता है आगे वाले का। तो ठीक वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी जहां जहां आगे आगे जा रहे हैं, वैसे ही ठीक बीच में सीता जी और ठीक उनके भाई लक्ष्मण पीछे क्रम से जाते जा रहे हैं। तो ठीक वही बात बताई गई कि उनके चाल को देख करके हंसनी वहां शर्मा गया। अगर भेड़ की बात बताई जाती तो भेड़ भी फीका पड़ जाता। क्लियर हो पाया कि नहीं भैया? हो गया सर जी क्लियर। अब इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे भाई, थकाई लग गई यार बोलते बोलते लगातार। ठीक, इनको लिख लीजिए। अभी आपका रात में भी क्लास लेना है। हाँ, जैसे चींटी भी होती है, बगुला भी बगुला बोलते हैं। हाँ, गांव में आपने बोला ये सही जवाब, दीपक यादव का बगुला बोलते हैं, बगुला। इसको आप देखे होंगे कि इनकी भी चाल होती है, वही पक्षी का मतलब वही है कि अनुसरण करने से। तो कुल मतलब इसको बता दिया है, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही सामने आप क्या उदाहरण आएंगे और ऐसे ही बताना रहेगा। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। अगला अलंकार हम लोग कल से पढ़ेंगे। और थोड़ा सा जो है, चलिए ठीक, पानी पी करके कह रहे हैं तो हाँ, तीसरा वाला छोटा है, उपमेय उपमा अलंकार हेडिंग बनाइए, उसको भी समाप्त कर देते हैं। उपमेय उपमा अलंकार, अगला अलंकार हेडिंग बनाइए। 10 मिनट समय है भाई। चलिए तीसरा अलंकार पढ़ते हैं, नहीं तो खत्म नहीं होगा इतने जल्दी। तीसरा अलंकार हेडिंग बनाइए, अर्थ अलंकार का उपमेय उपमा अलंकार है। इसकी बात क्या बताई गई थी खासियत कि यदि उपमेय की तुलना उपमान से तथा पुनः उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाए, यानी प्रतीप अलंकार वाली और उपमा अलंकार की लाइन एक साथ में दी गई हो, तो नाम क्या पड़ता है? रहने दीजिए सर, कोई बात नहीं, रहने दिया जाए। चलिए रोकते हैं। कल आकर के 3-4 अलंकार खत्म करना रहेगा, यानी सोमवार की क्लास में 3-4 अलंकार हम लोग पढ़ेंगे, उपमेय उपमा को कंप्लीट करेंगे। संदेह और भ्रांतिमान में केवल थोड़ा सा दिक्कत होगा, यानी दिक्कत का मतलब यह है कि उसमें ज़्यादा एग्जाम्पल कराने पड़ेंगे, 2-2, 4-4। और प्रतीप और उत्प्रेक्षा और उसमें ये सब छोटे छोटे अलंकार हैं। व्यतिरेक और उपमेय उपमा और साथ ही साथ रूपक अलंकार, 3 अलंकार खत्म हो जाएगा कल के डेट में, परसों के डेट में। ऐसे ही करके तो अलंकार मिला जुला करके 5-7 दिन और पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। रहने दीजिए सर, आप आराम कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। शाम को क्लास चलना है, हम आप लोगों को सूचना दिए हैं। तो चलिए 3 घंटा नहीं पढ़ेंगे, 2-2.5 घंटा तो कम से कम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। सचिन भैया आपके हाथ खड़ा कर रहे हैं, सुबह से बेचारे आए हैं। नहीं रहेंगे? रहेंगे ना? 1 घंटा नहीं, तब नहीं लेंगे फिर क्लास को। 2.5
हाँ, तो मिलेंगे आप सबसे शाम वाली क्लास में जरूर मिलेंगे, यानी उस क्लास को जरूर देखिएगा। तो इसके बाद ठीक है, आप सबसे मिलते हैं रात वाली क्लास में। तब तक के लिए सारे दोस्त एक बार क्लास के बारे में बताएंगे, अर्थालंकार की बातों को समझ पा रहे हैं,